बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव, जिससे खाद्य सुरक्षा हो रही है प्रभावित। पोषण सहायता कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से भारत इन चुनौतियों का कर रहा है समाधान। राजधानी नई दिल्ली में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस 24 से 26 नवंबर को होगा आयोजन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे एग्रोनॉमी कांग्रेस का शुभारंभ। देश के साथ साथ 20 देशों के 1000 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, हितधारक और संगठन होंगे शामिल। उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक। रात का पारा गिरने से खेतों में पाला पड़ने की बड़ी आशंका। सब्जियों की फसलों पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है खतरा। पाले से गेहूं और जौ का उत्पादन भी 20% तक हो सकता है कम। केरल में आज भारी बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं की संभावना। आईएमडी ने दक्षिण पूर्व अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मजबूत होने के कारण येलो अलर्ट किया जारी। समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन के साथ साथ मजबूत खाद्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए एक लचीली दुनिया के निर्माण पर केंद्रित दूसरे सत्र को संबोधित किया पीएम मोदी ने कहा, भारत इन सभी मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो मानव केंद्रित और समावेशी हो। भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि भारत पूर्ण चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरियों और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी पहल का प्रस्ताव रखता है। पीएम मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण सहायता कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है। पोषण सहायता कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है। पौष्टिकता से भरपूर श्री अन्न या मोटे अनाज को बढ़ावा देने में भी भारत अग्रणी है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के तत्वाधान में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन 24 से 26 नवंबर को राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सम्मेलन में लगभग देश के साथ साथ 20 देशों के 1000 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, हितधारक और संगठन शामिल होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के सचिव और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर M.L. जाट ने कहा कि आगामी सम्मेलन एग्री फूड सिस्टम्स और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी की प्रेरणा से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक कृषि के साथ साथ कृषि में जैव विविधता पर भी ध्यान आकर्षण किया जाएगा। और वहीं डॉक्टर M.L. जाट ने कहा कि इस वर्ष देश में जहां खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, तो वहीं दलहन, तिलहन के साथ साथ मिलेट के उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर जाट ने कहा कि पराली जलाने के मामले में भी इस वर्ष काफ़ी कमी आ गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 95% की कमी आई है। एक खुशखबरी यह है कि जिस समस्या से हम लोग इस समय जूझते हैं, पोल्यूशन की, और उसमें पराली जलने का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर हर साल कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, कई सारी चर्चाएं होती है।
इस बार थोड़ी कम हुई, होनी चाहिए थी। उसका कारण है कम होने का कि अच्छा काम हुआ है, और अच्छा काम ये हुआ है कि पूरे यदि 2020 की तुलना में कंपैरिजन करते हैं इस साल की पराली की जलने पे, तो हम 95% के लगभग पराली जलने को बंद कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के पशुपालन निदेशालय सभागार में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कम खर्च, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा मुनाफा का दूसरा नाम है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती किसानों को समृद्ध बनाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखती है। झारखंड में 4000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का वर्तमान लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। कार्यशाला में राज्य के 12 जिलों के 88 क्लस्टर से आए कृषि सखी और किसान शामिल हुए। इस मौके पर किसानों ने प्राकृतिक खेती से संबंधित अपने अनुभव को मंत्री के समक्ष रखा। तिर्की ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से संबंधित सालाना रिपोर्ट तैयार करने को कहा। प्राकृतिक खेती का आकलन के आधार पर ही सरकार भविष्य की कार्य योजना को तैयार करेगी। एक साल में प्राकृतिक खेती में सबसे बेहतर काम करने वाले क्लस्टर को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री तिर्की ने कहा कि समय के साथ मौसम के दुष्प्रभाव के नजरिए से भी प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभप्रद है। भारी बारिश और तूफान जैसे हालात में भी प्राकृतिक खेती से तैयार फसल की बर्बादी रासायनिक खेती की तुलना में बहुत कम है। मंत्री ने कहा कि आज हकीकत ये है कि रासायनिक खेती से तैयार उत्पाद के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात का पारा गिरने से खेतों में पाला पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा खतरा सब्जियों की फसलों पर मंडरा रहा है। ऐसे में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। रात का तापमान गिरने के साथ ही ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। सुबह खेतों में ओस और पाले की हल्की परत साफ दिखाई दे रही है और इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई पड़ रहा है किसानों की सब्जियों पर। पाले से सबसे ज्यादा प्रभावित फसलों में मिर्च, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, चना, सरसों, धनिया, पालक आदि शामिल हैं। सब्जियों के पौधे ठंड में काले पड़ने लगते हैं। पाला पड़ने से पौधों की कोशिकाओं में मौजूद जल के कण बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से वहां अधिक घनत्व होने के कारण पौधों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे पौधे को विभिन्न प्रकार की क्रिया जैसे वाष्प उत्सर्जन और गैसों के आदान प्रदान में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पौधे खराब हो सकते हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। ये पालक खराब हो रही है, पैदावार तो कम हो जाएगी, इससे पैदावार आधी हो जाएगी। हाँ, इसे बढ़ती रहती है ना ठंड में। अभी तो पालक ही है, करके प्याज है, गांठ गोभी है, मेथी है और के सरसों है। सबको नुकसान होता है, थोड़ा थोड़ा तो पालक में ज़्यादा होता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पाले से गेहूं, जौ में 20% तक और सरसों, धनिया, चना, मटर में 30 से 40% तक नुकसान हो सकता है, जबकि टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी सब्जियों में यह नुकसान 60% तक पहुंच जाता है। किसानों को चाहिए कि पाले से बचाव के लिए खेत की भूमि को हमेशा नम रखें। अगर स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाए तो नमी बनी रहती है और तापमान तेजी से नहीं गिरता। किसानों को पाले से फसल बचाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय भी अपनाने चाहिए। पाले से बचाव के लिए पौधों को प्लास्टिक की शीट से ढकें, पुआल से कवर करें, लेकिन धूप का रास्ता खुला रखें। खेत की मेंढों पर झाड़ियों और पेड़ों की बाड़ लगाएं। अत्यधिक पाला पड़े तो पौधों को चारों ओर से ढक दें। आलू की फसल के लिए ठंड कुछ ज़्यादा ही नुकसानदेह है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दियों में आलू की फसल को कोहरे और पाले से सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। खासकर सर्दी के मौसम में झुलसा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पैदावार में गिरावट आती है। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ घरेलू उपाय और सामग्री इस्तेमाल करके फसल को कोहरे और पाले से बचाया जा सकता है और पैदावार भी अच्छी बनी रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए मैकेनोलिप दवा का 50% घोल 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। साथ ही लकड़ी या गोबर के उपले की राख छिड़कने से आलू को हल्की गर्मी मिलती है और पाले का असर कम होता है, क्योंकि राख से रोग भी नहीं लगते और पैदावार बढ़ जाती है।
इसके अलावा आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए छाछ का घोल भी उपयोगी है। 1 लीटर खट्टा छाछ में 5 से 7 लीटर पानी मिलाकर पौधों में छिड़कने से पाले का असर कम होता है। सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे में उठाए गए छोटे छोटे कदम किसानों की मेहनत को बचा सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी और खेतों की लगातार निगरानी बेहद ज़रूरी है। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। केरल में 23 नवंबर यानी आज भारी बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्व अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मजबूत होने के कारण अलर्ट बढ़ा दिया है। आईएमडी के मुताबिक केरल और लक्षद्वीप में 26 नवंबर तक गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही सबरीमाला तीर्थ यात्रा के चलते पहाड़ी मंदिरों में जाने वाले भक्तों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अल्पुजा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की में येलो अलर्ट जारी है और 24 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अल्पुजा, पलक्कड़ और मलप्पुरम अलर्ट पर रहेंगे। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण को काबू करने के लिए ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत RWA, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे लेकर कहा है कि सरकार ने RWA को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित करने का निर्णय लिया है। सीएम ने लोगों से भी इस पहल का समर्थन करने और स्वच्छ वायु अभियान में सहयोग देने की अपील की है। ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWA को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWA को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले, और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को अटल कैंटीन का तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ज़रूरतमंदों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तिमारपुर में शिलान्यास करके इसके निर्माण की शुरुआत की है। ये अटल कैंटीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोई भूखा न सोए, इस उद्देश्य के साथ दिल्ली सरकार जरूरतमंदों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए पूरी दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तिमारपुर में अटल कैंटीन का शिलान्यास किया है। ये सभी कैंटीन 25 दिसंबर तक बनकर जनता को समर्पित होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में इसकी घोषणा की थी। साथ ही इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया था। ये सभी कैंटीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के बैनर तले संचालित की जाएंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ऐसी 100 चिन्हित जगहों पर अटल कैंटीन खोल रही है, जिससे दिल्ली वालों को और दूसरे जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सके। और इसकी शुरुआत दिल्ली के तिमारपुर से की गई है। इस समय तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के तिमारपुर की एक साइट से दिखा रहा हूं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने इस भूमि पूजन को किया है। साथ ही यहां पर कैंटीन का शिलान्यास भी किया है। गौरतलब है कि इन कैंटीनों में मिलने वाला भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण होगा, जिसकी क्वालिटी की समय समय पर FSSAI और NABH की तरफ से जांच भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली वालों को इसे समर्पित करेगी, क्योंकि अटल जी का सपना था कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो और समाज के हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है, न्यूट्रिशियस भोजन हो और दिल्ली में सबको समान अवसर मिले, और ये अटल जी के 100वें जन्मदिन पर, परम पूजनीय भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ सांसद मनोज तिवारी, मंत्री आशीष सूद, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, जो कि 25 दिसंबर से दिल्ली में प्रारंभ होगी। लगभग 100 जगहों पर दिल्ली वासियों को
पौष्टिक भोजन इस दौरान मिलेगा और ये योजना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की एक प्रेरक योजना मानी जा सकती है। कैमरा सहयोगी मोहित उइके और मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन काफ़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। यहाँ लद्दाख के उत्पादों ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो वहीं काफ़ी संख्या में हर्बल उत्पाद भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जीएसटी की दरें कम होने से व्यापारी वर्ग भी मेले में काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफ़ी संख्या में हर दिन दर्शक पहुंच रहे हैं। लोग यहां जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लद्दाख के उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। निखिल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हाथ में ले रखा है आपने? सर, ये लद्दाख की संजीवनी बूटी है। इसका नाम है सी बकथॉर्न और सी बकथॉर्न जाना जाता है अपनी हाई ऑरैक वैल्यू के लिए, यानी हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के लिए। कहा जाता है कि इसमें सेब में 100 ग्राम में 2500 ऑरैक पॉइंट्स होते हैं, अनार में 5000 पॉइंट्स होते हैं और सी बकथॉर्न के अंदर 1.25 लाख पॉइंट्स तक पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 ml सी बकथॉर्न का आपको आधा किलो सेब के बराबर का एंटीऑक्सीडेंट दे सकता है। और इस प्रकार के मौसम में जहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेंट्स बॉडी में जा कर के डैमेज कर रहे हैं, जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को ज़रूरत है हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को कंज्यूम करने की। और उसमें सी बकथॉर्न अपने आप में एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स बन जाता है लोगों को एंटीऑक्सीडेंट देने का। लगता है किस तरह का रुझान मिल रहा है लोगों का यहाँ पर? हम ट्रेड फेयर में 2 साल पहले से आना शुरू करे थे और 2 साल पहले और पिछले साल तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो लोग आते थे वो सुन के एक्साइटेड ज़रूर होते थे। मगर इस साल लोगों में उत्साह कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। लोगों में जागरूकता है, लोग पहले से सी बकथॉर्न के बारे में जान रहे हैं। मेले में काफ़ी संख्या में हर्बल प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं काफ़ी खरीदारी करती नजर आ रही हैं। सौंदर्य प्रसाधनों पे काफ़ी भीड़ है। अंगद जी लेकर आए हैं, बात करते हैं। किस तरह का उत्पाद लेकर आए हैं? हाँ जी, हमारा ये हर्बल ब्रांड कलेक्शन जो हम 30 साल से 40 साल से अपने ब्रांड चला रहे हैं, हम यहाँ लाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोगों से सबसे प्यार मिलता है और हम ऐसे ही प्रमोट करते रहे, यही हमारी आशा है हमेशा आते रहे। महिलाओं का किस तरह का रुझान है, क्योंकि वो सौंदर्य प्रसाधन? बिल्कुल, महिलाएं इंटरेस्टेड हो रही हैं और जो जीएसटी कम हुआ है उससे भी हमें बड़ा लाभ मिला है। शैम्पू पे जो जीएसटी कम हुआ है उससे हमें काफ़ी राहत मिली है और सारे और पावर बढ़ रही है खरीदने की। मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कैमरामैन आनंद कुमार और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते शुक्रवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2775 रुपए। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और बाजरा 2775 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 नवंबर को बाजरे का भाव था 2775 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे 475 रुपए लुढ़ककर 2300 रुपए पर हुए। हालांकि इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे और यहां बाजरा 21 और 22 नवंबर को 2775 रुपए पर बिका। इसी तरह फर्रुखाबाद मंडी में 21 नवंबर को बाजरे का भाव था 2775 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2775 रुपए पर बने रहे। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 67,89,000 हेक्टेयर में रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। शनिवार के दिन अरहर की आवक गुजरात की मंडियों में ज्यादा रही। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 21 नवंबर को अरहर का भाव था 5,625 रुपए।
22 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,600 रुपए। जैतपुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 नवंबर को अरहर का भाव था 5,500 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे 105 रुपए उछलकर 5,605 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में बीते शुक्रवार को अरहर का भाव था 6,100 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 345 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और अरहर 5,755 रुपए पर आ गई। वहीं बात अगर बडाली मंडी की करें तो 21 नवंबर को अरहर का भाव रहा 5,142 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और अरहर 5,650 रुपए पर जा पहुंची। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन रही थी। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में चने की बुवाई करने का समय उचित है, साथ ही जीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुवाई कर लें, इसके अलावा आलू की रोपाई करें। किसान सरसों की बुवाई कर लें, इसके साथ ही गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें, वहीं मूंग की बुवाई कर लें। गुजरात में उड़द की बुवाई कर सकते हैं। किसान धनिये की बुवाई कर लें। गुजरात के किसान बैंगन की बुवाई करें। यहीं लहसुन की बुवाई करने का समय उपयुक्त है, वहाँ टमाटर की बुवाई कर लें। इसी तरह गुजरात में हरी मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं की बुवाई कर लें। किसान जौ की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में खुदाई और निराई कर लें। यहाँ अजवाइन की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर लें। राजस्थान में मूली की बुवाई करें। इसके साथ ही गाजर की बुवाई कर सकते हैं। वहाँ फूल गोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें। राजस्थान के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय चने की बुवाई कर लें। यहीं इसबगोल की बुवाई करते रहें। अभी जीरे की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दें। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हों तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है।
जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी कर दिया गया है। डिक्लेरेशन में आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। भारत लगातार वैश्विक समुदाय से सख्त रुख अपनाने की वकालत करता रहा है। घोषणा पत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव केंद्रित AI के सुरक्षित विश्वसनीय विकास को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारत के योगदान को भी मान्यता मिली है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, पारंपरिक और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, क्लाइमेट फाइनेंस और टिकाऊ उपभोग उत्पादन पर जोर दिया गया है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि PM मोदी ने मानव केंद्रित, समावेशी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया। सुधाकर दलेला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं। कौशल विकास, स्वास्थ्य और आतंकवाद के खिलाफ विशेष रूप से काम करने के महत्व को रेखांकित किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवविचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने पुट्टापर्थी, आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 44वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने स्नातकों को संबोधित करते हुए सेवा को जीवन का मार्ग मानने वाली शिक्षा प्रणाली और संस्थान के चरित्र निर्माण पर सराहना की। गुरु तेग बहादुर 350वीं पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली के लाल किले में होगा भव्य समारोह का आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।